वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों को आई होप मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। तो चलो जी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने 28 टॉपिक्स कर लिए थे, किसके बड़ा 103 के, ठीक है, सही है। और इसकी एक्टिविटीज़ जो न्यू आई हैं उस पर मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आई होप के कराची की भी आ जाए, क्योंकि वो मेरा प्रैक्टिकल सेंटर मैंने वहीं पर सिलेक्ट करना है। तो जनाब हमने 28 कर लिए थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स 2 और फिर अब करना है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। लेसन 29 करना है हमने, प्री असेसमेंट, टेक क्विज, स्टार्ट क्विज कर लेना है। फिर the dash species concept is a single lineage of ancestor descendant populations of organisms which maintains its identity from other such lineages in space and time, and which has its own evolutionary tendencies and historical fate। ये जनाब evolutionary species है और इसको करते हैं हम सेव। चल लेते हैं आगे। स्पीशीज आर ग्रुप्स ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, ठीक है। तो ये है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स आर इलस्ट्रेटेड एज डैश ग्रुप्स, ये मैंने लगाया था 8, यस ये लगाया था। वेल 8 गलत है, शायद 7 होगा या फिर 5 होगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसका फिर आगे कर लेंगे, ठीक है। रिपीट तो लाजमी होगा। चलिए वीडियो को सुन लेते हैं अब। Principles of Systematics, Module 29. In this module, we will discuss physiological characters, importance of physiological characters in species identification. फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो टेक्सोनॉमिकली इनकी जो वेटेज है वो लो है, और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं। अगर हम बॉडी के अंदर तमाम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो तमाम स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं दे आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का एक जो ड्रॉबैक है कि हम प्रिजर्व एनिमल्स के अंदर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी नहीं कर पाते। अब डिफरेंट किस्म के जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, डिफरेंट बॉडी सिक्रीशंस, इसी तरीके से सीरोलॉजिकल प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल डिफरेंसेस, और इसी तरीके से जीनिक स्टेबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इन तमाम फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेटाबॉलिक फैक्टर्स या एंजाइम्स। मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर अगर हम मेटाबॉलिक फैक्टर्स या एंजाइम्स को कंपेयर करें तो उनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। तो इस बेस के ऊपर हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर मेटाबॉलिक फैक्टर्स या एंजाइम्स को कंपेयर करें तो उसके अंदर वाज़े डिफरेंस मौजूद होता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जो बॉडी सिक्रीशंस होती
है ये डिफरेंट होती हैं। जिस तरीके से लार्क एक इंसेक्ट है, ये एक्सक्रीशन पैदा करता है जिसको लार्क कहते हैं, और इसको पेंट्स के अंदर, वार्निशेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस इंसेक्ट के अंदर जो नंबर, साइज और जो स्ट्रक्चर है ग्लैंड का जिससे ये सिक्रीशंस पैदा होती हैं वो वेरी करता है। तो इसलिए इस करैक्टर को हम स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जो वीडियो है वो हो गई है ख़त्म। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, फटाफट से अपनी रीडिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास में हमारी रीडिंग जो एक्टिविटीज़ की जो खुल रही हैं, अभी खुल जाएंगी बस। अब हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 29, और इसमें हमारे पास फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। उसके अंदर हमारे पास में फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर लो वेट कैरेक्टर्स एंड आर वेरिएबल। ऑल स्ट्रक्चर्स आर प्रोडक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड आर दस फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, दिस कैरेक्टर कैन नॉट बी स्टडीड इन प्रिजर्व्ड एनिमल्स। सही हो गया। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बॉडी सिक्रीशन, सीरोलॉजिकल प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल डिफरेंसेस और जीनिक स्टेरिलिटी फैक्टर। ठीक है, उसके बाद में है मेटाबॉलिक फैक्टर्स और एंजाइम्स हेल्प टू फाइंड द रिलेशंस इन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास है बॉडी सिक्रीशन ऑल्सो हैव द कंसिस्टेंट पैटर्न। Links can be created by finding the number, size and structure of the glands. ठीक है, वैक्सीन सिक्रीशन ऑफ स्केल इंसेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा ये पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये ये लेसन जो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ। अगला लेसन हमारा है लेसन नंबर 30, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इसको टेक कर लेते हैं, इसका क्विज ले लेते हैं हम लोग। सही, इट इज़ any attribute of member of taxon by which it may differ from members of other taxon। यह है जनाब कैरेक्टर। इसको कर लेते हैं सेव करने के बाद में टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स आर इलस्ट्रेटेड एज डैश ग्रुप्स। मैंने पहले 8 लगाया था, आपने 5 लगा दी थी। ठीक है, देखते हैं कैसे ही होता है। द डैश स्पीशीज कॉन्सेप्ट इज अ सिंगल lineage of ancestor descendant populations of organisms which maintains its identity from the other lineages in space and time and which has its own evolutionary tendencies and historical fate। ये है evolutionary concept of species। ठीक है, ये देखिए taxonomic characters are illustrated as dash groups। ये मैंने पहले 8 लगाया था, 8 भी ठीक नहीं था। मैंने लगाया 5 भी ठीक नहीं है, 7 भी ठीक नहीं था, तब हो सकता है 6 ठीक हो। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं क्रॉस। अगले आगे भी इंशाल्लाह रिपीट हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप सुन लेते हैं अपने वीडियो को। Principles of Systematics Module 30। In this module, we will discuss physiological characters। पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में देखा था, और हमने ये बात की थी कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स
टेक्सोनॉमिकली ये एक लो वेटेज करैक्टर है। और हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स प्रिजर्व एनिमल्स के अंदर स्टडी नहीं किया जा सकते, ये इनका ड्रॉबैक है। इस मॉड्यूल के अंदर हम डिफरेंट सीरोलॉजिकल प्रोटीन्स या बायोकेमिकल डिफरेंसेस जो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर मौजूद हैं उसके बारे में देखेंगे। सीरोलॉजी बेसिकली क्या है? इट इज बेसिकली कंसर्न विद द नेचर एंड इंटरेक्शन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटीजन क्या है। बेसिकली एंटीजन ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को इनिशिएट करवा सकते हैं। बेसिकली जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है और उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दे। इससे क्या मुराद है? एक्टिवेट करने से मुराद है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस, खासतौर पे जो एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन है उसको वो स्टार्ट करवा दे। तो ऐसा कोई भी जो पार्टिकल होता है उसको हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन जब किसी एनिमल की बॉडी के अंदर आता है तो उसके नतीजे में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं इनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एंटीजन प्रोटीन्स होती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं और ये देखा गया है कि जो प्रोटीन्स हैं उसके अगेंस्ट जब बॉडी के अंदर रिस्पांस होता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि रिलेटेड होते हैं उनके अंदर ये रिस्पांस ज़्यादा सवेयर होता है, जबकि जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर रिस्पांस कंपैरेटिवली कम होता है। ये बोवडेन इसने 1943 के अंदर ये बताया कि जो एंटीजन्स हैं बेसिकली ये हाईली कंजर्व प्रोटीन्स हैं। एक स्पीशीज के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, जो एंटीजन्स हैं, ये कंजर्व होती हैं और एक जो ऑर्गेनिजम्स की प्रोटीन है इनका जो रिएक्शन होता है एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। सिंपली इसने 1970 के अंदर एग वाइट्स प्रोटीन जो है इसको 100 बर्ड्स के अंदर स्टडी किया और इस प्रोटीन की बेस के ऊपर इसने बर्ड्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर इसने सेपरेट किया। इसका मतलब है कि प्रोटीन का जो करैक्टर है इसको हम स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोटीन के अंदर जो सिमिलैरिटी है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन डिसिमिलर है, उसकी सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी जो है उसको हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इन करैक्टर्स की बेस के ऊपर जो कि फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स हैं हम स्पीशीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जो फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स हैं ये प्रिजर्व ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी नहीं किए जा सकते। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो जो है वो हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अगर क्लियर नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। रीडिंग के लिए पीपीटीज को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
चुकी है ओपन जनाब, और अब हम लोग इसको कर लेंगे। तो मॉड्यूल 30 हमारे पास फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें है जनाब सीरोलॉजिकल प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल डिफरेंसेस। ठीक है, सीरोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द नेचर एंड इंटरेक्शन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीजेंस आर द सब्सटेंसेस कैपेबल फॉर इंड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद में है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एंटीजन बोर्डन 1943 प्रोटीन एंटीजेंस आर कंजर्वेटिव hereditary trait. Proteins of one organism react more strongly with the antibodies of related organisms and more distantly related. ठीक है, good precipitation techniques are reveal the relative degree of biochemical similarity of protein antigen among organisms. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है genic sterility factors. Reproductively incompatible species cannot reproduce new young one. Only closely related species can hybridize successfully. As a result, give genetically sterile species. ठीक है, cross fertility in donkey and horse mule सही है, और उसके बाद क्रॉस फर्टिलिटी इन डक्स। ठीक है, स्पीशीज एंड जनरल। अच्छा, चलिए हो गया है हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 31 बिहेवियर एंड कैरेक्टर्स। चलें जी, देख लेते हैं अपनी वीडियो। Principles of Systematics Module 31. In this module, we will discuss different behavioral characteristics, how we can use these characters for species identification. अगर हम behavioral characters की बात करें तो ये एक strong taxonomic character है। अगर हम morphological character से इसको compare करें तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से ज़्यादा है। बहुत सारे बिहेवियरल कैरेक्टर्स जिसके अंदर मेटिंग बिहेवियर है, एग लेइंग हैबिट है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, नेस्टिंग बिहेवियर, ड्रिंकिंग बिहेवियर बर्ड्स के अंदर, ये वो बिहेवियर है जो कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होते हैं और इन बिहेवियर्स को यूज़ करके, इनकी स्टडी करके हम डिफरेंट स्पीशीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर मेटिंग कॉल्स की बात करें तो फ्रॉग्स, टोड्स और कॉकरोचेस के अंदर जो मेटिंग कॉल्स हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। इन मेटिंग कॉल्स की मदद से हम डिफरेंट स्पीशीज़ को एक दूसरे से सेपरेट कर पाते हैं। इसी तरीके से स्पाइडर्स जो है, जो कि अरेक्निड्स हैं, ये इंसेक्ट्स से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग हैं, स्पाइडर्स के अंदर 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इनके अंदर जो वेब कंस्ट्रक्शन होती है वो यूनिक होती है। एक स्पीशीज जो है उसका जो वेब होता है वो दूसरी स्पीशीज के वेब से डिफरेंट होता है। इनका जो वेब का डायमीटर, इनके अंदर नंबर ऑफ स्पाइरल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ रेडियाई होते हैं, ये डिफरेंट वेब आर्किटेक्चर के पार्ट्स हैं। अगर हम डिफरेंट स्पाइडर स्पीशीज के वेब्स को कंपेयर करें तो इनके जो वेब का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। अब ये जो वेब का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, तो अगर किसी जगह पे एक वेब मौजूद है, वहाँ पे स्पाइडर मौजूद नहीं है, उस वेब के स्ट्रक्चर को स्टडी करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेब किस स्पीशीज का है। तो इसका मतलब ये है कि हम वेब स्ट्रक्चर जो है इस कैरेक्टर को स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं।
इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटिंग और जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है ये डिफरेंट होता है। खास तौर पे अगर हम बर्ड्स के अंदर बात करें तो बर्ड्स के अंदर मेटिंग और रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर्स हैं जो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होते हैं। तो इन डिफरेंसेस की बेस के ऊपर एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज, और इन कैरेक्टर्स को यूज करके हम आसानी से एक स्पीशीज के मेंबर को दूसरे स्पीशीज के मेंबर से सेपरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी हो गई है ये वाली भी वीडियो, मेरा मतलब ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, बिहेवियरल कैरेक्टर्स। तो अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। सही है, रीडिंग कर लेते हैं इसकी। हमारे पास आगे मॉड्यूल नंबर 31, यहाँ पर बिहेवियरल कैरेक्टर्स हैं। इसमें है बिहेवियरल कैरेक्टर्स में बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। दे आर more superior than morphological characters in the study of closely related species, especially in sibling species, mating behavior, egg-laying and nesting behavior, drinking habit of birds, etc. ठीक है, उसके बाद हमारे पास behavioral characters में आ जाते हैं mating calls of frogs, toads and crickets are used in species delimitation, ठीक है। उसके बाद वेब्स पैटर्न इन स्पाइडर कैन बी एट वेरियस लेवल क्लासिफिकेशन। फिर है जनाब रिप्रोडक्शन, इसमें है मेटिंग एंड रिप्रोडक्शन बिहेवियर ऑफ स्पीशीज हेल्प इन टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, आल्सो हेल्प इन डिटरमिनिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड स्पीशिएशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्लग्स, ठीक है। अदर बिहेवियर पैटर्न, द लिविंग ईटिंग एंड नेस्टिंग बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स आल्सो डिपेक्ट्स the taxonomic character, drinking habit of pigeon and sand grouse, use of mud in nest building, ठीक है। उसके बाद हमारे ड्रॉबैक्स है, कैन नॉट बी स्टडीड इन रिजर्व मटेरियल, ठीक है। इट इज़ इंटरमिटेंट इवन इन लिविंग एनिमल्स, सम बिहेवियर्स आर सीजनल, चेंज विदिन 24 आवर्स। अच्छा, चेंज विदिन 24 आवर्स, ठीक हो गया। अब ये फिजिकल कैरेक्टर्स के ड्रॉबैक्स हैं। चल लेते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। प्रिंसिपल्स हमारा अगला टॉपिक आ जाता है यहाँ पर, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसके फर्स्ट मेडिकल असेसमेंट तो है, वो सॉरी प्री असेसमेंट तो है नहीं, जल्दी पढ़ा जाता है। तो मेरे ख्याल में हम लोग इसी वीडियो में 2 टॉपिक्स कवर करते हैं। इसका वीडियो सुन लेते हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर की। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 32 इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इस मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, हाउ दीज इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर हेल्पफुल इन स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। अगर हम डिफरेंट स्पीशीज की बात करें तो जो स्पीशीज हैं उनकी जो निच है वो डिफर करती है। अब निच से क्या मुराद है? निच बेसिकली ये फंक्शनल रोल है जो कि एक स्पीशीज प्ले करती है। The functional role of a species is known as niche. अब niche जो है इसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक फंडामेंटल निच और एक रियलाइज्ड निच। फंडामेंटल निच से क्या मुराद है? फंडामेंटल निच बेसिकली ये एक पोटेंशियल है किसी भी स्पीशीज का कि वो अपने हैबिटेट को एक्सप्लोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एनिमल की बात करें, एक एनिमल के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है कि वो एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया जो है उसके अंदर रह सकता है, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर वो सरवाइव कर सकता है। तो ये उसकी फंडामेंटल निच है। लेकिन एक्चुअली हर ऑर्गेनिज्म अपनी जो पोटेंशियल निच है उसको ऑक्युपाई नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक
जगह पे एक स्पेसिफिक लोकेलिटी के ऊपर अपना ज़्यादा टाइम गुजारता है, अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर गुजारता है। तो ये जो रीजन है जहाँ पे वो एक्चुअली रहता है या जहाँ पे वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म्स के साथ इंटरेक्ट करता है, ये उसकी रियलाइज्ड निच कहलाती है। अब डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो हैबिटेट और जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो रह रहे होते हैं इट इज़ डिफरेंट। इसी तरीके से जो फूड सोर्सेस हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स कंज्यूम कर रहे होते हैं उसके अंदर भी वेरिएशन होती है। इसी तरीके से पैरासाइट्स और होस्ट के साथ जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट स्पीशीज का इट इज आल्सो वेरिएबल। अब अगर हम हैबिटेट और एनवायरनमेंट की बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट या फूड रिसोर्सेज को एंजॉय करती हैं, सम टाइम एक हैबिटेट के अंदर एक से ज़्यादा स्पीशीज भी मौजूद होती हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एक्सक्लूजन थ्योरी नो टू स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट इन द सेम हैबिटेट। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा स्पीशीज एक हैबिटेट के अंदर नहीं रह सकती, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी स्पीशीज एक ही हैबिटेट के अंदर मौजूद होती हैं। अब अगर एक ही जगह पे बहुत सारी स्पीशीज मौजूद हैं तो वो कंपटीशन को मिनिमाइज करने के लिए अपने जो रिसोर्सेस हैं उसके अंदर पार्टीशन कर लेते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्पीशीज अपने हैबिटेट के अंदर ताकि कंपटीशन कम से कम हो वो फूड जो अवेलेबल होती है उसको पार्टीशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रीडेटर की बात करें तो एक जगह पे अगर एक से ज़्यादा प्रीडेटर्स मौजूद हैं और वहाँ पे जो प्रे अवेलेबिलिटी है वो कोई सेम स्पीशीज है या चंद सिलेक्टेड स्पीशीज हैं, तो ये प्रीडेटर्स जो है ये अपनी फूड को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि कुछ प्रीडेटर बड़े साइज के जो प्रे हैं उस पर फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल साइज प्रे के ऊपर फीड करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से ये अपनी जो एक्टिविटी टाइम है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रेडेटर जो दिन के वक्त एक्टिव होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नॉक्टर्नल होते हैं, रात के वक्त एक्टिव होते हैं। इस तरीके से उनके अंदर इंटरेक्शन कम से कम होता है, कंपटीशन कम से कम होता है और इस तरीके से वो एक ही हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्पीशीज जो है जब मुख्तलिफ पैरासाइट्स उनके ऊपर अटैक करते हैं तो उनका जो रिस्पांस का तरीका होता है वो वेरी करता है। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जिसको स्टडी करके हम डिफरेंट स्पीशीज को एक दूसरे से डिलिमिट कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे ये टॉपिक की वीडियो कंप्लीट होगी, हम जल्दी से जल्दी इसकी रीडिंग कर लेते हैं चलकर। ठीक है, हम करते हैं इसकी रीडिंग। तो कर लेते हैं ओपन। ये हो गए है जनाब ओपन। अब हम लोगों ने मॉड्यूल 32 पढ़ना है, इसमें इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में ईच स्पीशीज हैज़ स्पेसिफिक नीच, टाइप्स ऑफ नीचेस और हैबिटेट्स एंड होस्ट एनवायरनमेंट, फूड सोर्सेज, सीजनल वेरिएशन, पैरासाइट इम्पोस्ट इंटरेक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद फिर हैबिटेट्स एंड होस्ट एनवायरनमेंट, हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉट सेम, species cannot coexist at the same place or in some environment or partitioned their resources to avoid competition. ठीक है, food has seasonal variation, food sources also varies like in parasites and many others. Characteristics of organisms also vary depending on season, plumage of birds and breeding coloration. ठीक है, इसके बाद
डिस्टोर्शन, स्वेलिंग एक्सेट्रा। ठीक हो गया, इसको करके देख लो। हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर। प्रिंसिपल्स तो वो है इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स 2। इसके बाद पूरे वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी रीडिंग कर लेंगे हम लोग। Principles of Systematics Module 33. In this module, we will discuss different ecological characters and their use in species identification. अगर हम different organisms के अंदर different species की बात करें तो हर जो species है उसकी एक यूनिक निश होती है। वो एक स्पेसिफिक किस्म के हैबिटेट के अंदर मौजूद होती है, स्पेसिफिक फूड प्रेफर करती है और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो एक्टिव होती है। यहाँ पे हम इंसेक्ट्स की एग्जांपल या अरेक्निड्स की एग्जांपल, जिसके अंदर स्पाइडर्स मौजूद हैं, उसकी बात करेंगे कि स्पाइडर्स, अगर हम और वेब स्पाइडर्स की बात करें, और वेब स्पाइडर्स ऐसे स्पाइडर्स होते हैं जो एक रेगुलर वेब बनाते हैं। अब अगर एक जगह पे डिफरेंट स्पीशीज मौजूद है और सारे के सारे और वेब स्पाइडर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट हाइट्स के ऊपर अपने वेब बनाते हैं। फिर उनके वेब का साइज वेरी करता है, उनके वेब का एंगल जो है वेरी करता है। फिर वो डिफरेंट टाइप्स के प्रे के ऊपर फीड करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट स्पीशीज जो है उनकी एक्टिविटी टाइम वेरी करता है। इसी तरीके से फूड प्रेफरेंस उनकी डिफरेंट होती है। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो स्मॉल साइज इंसेक्ट्स के ऊपर या सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती हैं। बहुत सारी स्पीशीज लार्ज साइज के प्रे के ऊपर फीड करती हैं। इसी तरीके से स्पीशीज का प्रे कैप्चर करने का जो मेथड है वो भी वेरी कर सकता है। बहुत सारी स्पीशीज सिट एंड वेट प्रीडेटर्स होते हैं। ये अपने वेब के अंदर या किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर मौजूद रहते हैं और वेट करते हैं अपने प्रे के लिए। बट देयर आर सम अदर स्पीशीज which are active predators which actively chase their prey। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्पीशीज हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी फूड प्रेफरेंस, उनकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करने का जो तरीका है, इसी तरीके से उनकी टेम्परेचर टॉलरेंस या उनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ड्रोसोफिला मुलेरी और ड्रोसोफिला एल्ड्रिची, ये दोनों जो है जो डिकेइंग पल्प होता है फ्रूट्स का, वहां पे मौजूद होती हैं, लेकिन इन दोनों स्पीशीज के अंदर डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट जो यीस्ट या बैक्टीरिया के ऊपर ये स्पेशलाइज होते हैं। यानी ये जो दोनों स्पीशीज जो हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड टू यूटिलाइज स्पेसिफिक टाइप ऑफ यीस्ट और बैक्टीरिया। इसी तरीके से अगर हम टेप वार्म की बात करें तो ऐसे टेप वार्म जो कि ह्यूमंस के अंदर हैं या ऐसे टेप वार्म जो पिग्स के अंदर मौजूद हैं, वो स्पेसिफिक हैं, वो होस्ट स्पेसिफिक हैं। इसी तरीके से अगर हम गैलापागोस फिंचेस की बात करें तो गैलापागोस फिंचेस जिन हैबिटेट के अंदर मौजूद होती हैं उनके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। उनकी फीडिंग हैबिट या उनका जो बीक का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो ये वो कैरेक्टर हैं जिनकी बेस के ऊपर हम स्पीशीज को एक दूसरे से डिलिमिट कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये वो कैरेक्टर हैं जो कि स्पीशीज के डिफरेंट मेंबर्स को एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करते हैं और इन टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स को टेक्सोनोमी के अंदर यूज किया जाता है
ताकि स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकें। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। सो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ। यहाँ पर रीडिंग में आ जाते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं फुटीज़ को, और उसके बाद में जैसे ये हो जाती हैं डाउनलोड, हम लोग उसके बाद में इसको कर लेंगे ओपन हो जाएगा ये। तो फिर उसके बाद हम लोग इसको रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जनाब चलते हैं अपनी मॉड्यूल नंबर 33 हमारे पास इकोलॉजिकल कैरेक्टर। इकोलॉजिकल कैरेक्टर में है एवरी स्पीशीज हैज इट्स ओन इकोलॉजिकल नीच इन नेचर, डिफरिंग फ्रॉम इट्स क्लोज रिलेटिव्स इन स्पाइडर, इन फॉर एग्जांपल स्पाइडर। ठीक है, तो फूड प्रेफरेंसेस, ब्रीडिंग सीजन, टॉलरेंस टू फिजिकल फैक्टर्स, रेजिस्टेंस टू प्रीडेटर्स, competitors and pathogens, competitors and pathogens। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इकोलॉजिकल कैरेक्टर। लार्वी ऑफ बोथ ड्रोसोफिला मिलेरी एंड ड्रोसोफिला एल्ड्रिएची लिव simultaneously and decaying pulp of the fruits of cactus, Opuntia lindimeri। ठीक है, both the species are specialized in using certain types of yeast and bacteria। ठीक है, इसके बाद हमारे इकोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलरली tapeworms of man and rodents and ascaris of man and pigs are host specific। Each species of Galapagos finch is also specialized